बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को इनऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर दूसरे लेक्चर में वेलकम करता हूं। हमने इससे पहले पाई बॉन्डिंग और उसकी टाइप्स के हवाले से कुछ डिस्कशंस की थी। आज इंशाल्लाह हम उससे अगले टॉपिक की तरफ जाते हैं, बेंड्स रूल। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है बेंड्स रूल। बेंड्स रूल क्यों हम स्टडी करते हैं, हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो बड़ी बेसिक बात है कि हमारे पास ये रूल जो है ये स्पेशली यूज्ड होता है ट्राइगोनल बाईपायरामिडल कंपाउंड्स के लिए। वैसे हम इसकी एप्लीकेशंस को यूज़ करते हुए डिफरेंट कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर्स को फाइंड कर लेते हैं, डिफरेंट कंपाउंड्स की ज्योमेट्री को हम देख लेते हैं। लेकिन स्पेशली जब ये बना था तो बनते टाइम इसको ट्राइगोनल बाईपायरामिड के लिए ही बनाया गया था, और हम यूजेस के अंदर जब भी बात करते होते हैं तो स्टार्ट हम ट्राइगोनल बाईपायरामिड से ही लेते हैं। अब इसके जरूरत पेश क्यों आई, इसका क्या हिस्ट्री है, तो एक छोटी सी मैं एग्जांपल से स्टार्ट करता हूं बात को, उसके बाद अपना टॉपिक लिख के हम आगे जाएंगे। लाइक मेरे पास कंपाउंड है PCl5। तो आप सबको पता है PCl5 हम ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। इसकी हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास आती है sp3d। ठीक है, अब अगर sp3d है और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ट्राइगोनल बाईपायरामिड, TGBP, ट्राइगोनल बाईपायरामिड, तो हम इसको बड़ी आसानी से बना लेते होते हैं कि ये हमारे पास इस तरह का एक स्ट्रक्चर बनता है। तो ये हमारा क्या बन जाता है, एक ट्राइगोन बन जाती है, और ये हमारे उसके ऊपर दो बाईपायरामिड, मतलब दो पिरामिड्स बन जाते हैं, दो पिलर इस तरह समझ लो उसके ऊपर ठहर जाते हैं प्लेन के ऊपर। ये तो ठीक है, कोई मसला नहीं है, सारे एटम्स आइडेंटिकल थे, उसके साथ जो भी अटैच हो रहे थे। लेकिन अगर इस कंपाउंड को मैं चेंज कर दूं, PCl5 की जगह मैं ले लेता हूं PCl3F2, अब क्या स्ट्रक्चर बनेगा, क्या ज्योमेट्री बनेगी? तो कुछ पॉसिबिलिटीज हैं, वो मैं लिखता हूं। उन पॉसिबिलिटीज के हवाले से फिर हम अपने टॉपिक को डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। एक पॉसिबिलिटी ये है कि इस तरह हो जाए कि दो क्लोरीन यहाँ पे आ जाए, एक क्लोरीन यहाँ पे आ जाए और दो फ्लोरीन यहाँ पे आ जाए। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये मेरे पास फास्फोरस सेंटर में है, एक फ्लोरीन यहाँ पे आ जाए, एक फ्लोरीन यहाँ पे आ जाए, यहाँ एक क्लोरीन आ जाए, एक क्लोरीन यहाँ और एक क्लोरीन यहाँ। तीसरी पॉसिबिलिटी में ऐसा हो सकता है कि फास्फोरस सेंटर में और इसके साथ यहाँ पे एक फ्लोरीन, नीचे एक क्लोरीन, यहाँ पे एक फ्लोरीन, एक क्लोरीन यहाँ और एक क्लोरीन यहाँ पे आ जाए। ठीक हो गया। ये 3-4 किस्म की पॉसिबिलिटीज हैं। ये फ्लोरीन दोनों एक यहाँ पे आ जाए, एक यहाँ पे, मतलब मुख्तलिफ पॉसिबिलिटीज हैं कि कौन सा स्ट्रक्चर इसमें एक्चुअल है, एक्यूरेट स्ट्रक्चर कौन सा है। इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस थे जिनके आंसर ढूंढना जरूरी था। उन्हीं के लिए ये बेंड्स रूल आया कि ये रूल कहता क्या है। तो देखें, मैं इसको डेफिनेशन से स्टार्ट करता हूँ। व्हाट इज बेंड्स रूल? टॉपिक हमारा क्या है, बेंड्स रूल। बेंड्स रूल ये कहता है कि अगर हमारे पास किसी भी कंपाउंड के अंदर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, अगर कोई उसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, कोई कंपाउंड है उसमें मौजूद है, तो उसमें अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो भी होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, वो प्रेफर करेगा कि वो एक्सियल पोजीशन पे रहे। ठीक हो गया। ट्राइगोनल बाईपायरामिड की बात हो रही है कि अगर जब भी हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कंपाउंड में मौजूद हैं, अब उसमें अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्योंकि यहां पे तो सेम थे, यहां पे जब मैंने लिखा PCl3F2 तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ये स्ट्रक्चर अभी हमारे सामने डेफिनेशन से ही क्लियर हो जाएगा। और अगर उसके अंदर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उसके अंदर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो क्या करेंगे, वो प्रेफर करेंगे कि वो इक्वेटोरियल पोजीशन के ऊपर रहें। इक्वेटोरियल पोजीशन। देखें बच्चे, क्या एक बात को आप क्लियर कर लें कि एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन कौन सी होती है। ये हमारे पास दरमियान में A है, इसके ऊपर कोई X है, नीचे कोई X है, यहाँ पे Y है, यहाँ पे Y है और यहाँ पे Y है। ये जो हमारे पास ट्राइंगल बन रही है, ये सारी पोजीशंस कौन सी हैं, ये सारी पोजीशंस इक्वेटोरियल की हैं। ई मैंने लगा दिया उनके साथ। ये जो
अबव एंड बिलो द प्लेन हमारे पास पायरामिड्स आ रहे हैं, ये कौन सी पोजीशंस होती हैं? ये एक्सियल पोजीशंस होती हैं। मैंने ए इसके साथ लिख लिया, एक्सियल पोजीशंस ये होती हैं। तो बेंड्स रूल ये कहता है कि अगर आपके पास एक ट्राइगोनल बाइपैरामिड कंपाउंड है जिसकी ज्योमेट्री ये बननी है, उसमें अगर आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के अंदर चेंजेस हैं, कोई 2-3 किस्म के एलिमेंट्स वहां पे मौजूद हैं, एक किस्म के हैं तो फिर तो ओके है, 2 या 3 या डिफरेंट किस्म की हैं इसके अंदर, तो जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो प्रेफर करेंगे कि वो एक्सियल पोजीशन पे रहें। ओके। और अगर वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स की कहानी नहीं है, बल्कि उसमें ऐसा कंपाउंड लेट सपोज आ जाता है, ये तो मैंने सारे ये लिख रखे थे ना, अब इसको मैं हटा के इस तरह समझ लें कि अगर ऐसा कंपाउंड आ जाए लाइक SF4, ठीक है, हमारे पास इस टाइप का अगर कंपाउंड आ जाएगा, इसकी क्या सिमेट्री होगी, इसकी क्या ज्योमेट्री होगी? तो देखें, इसमें ये एक फ्लोरीन, ये दूसरा फ्लोरीन, ये तीसरा, ये चौथा, और यहां पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वन पॉसिबिलिटी इज दिस, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, सल्फर के साथ यहां पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाए, यहां पे फ्लोरीन आ जाए, यहां पे भी पुल फ्लोरीन आ जाए, यहां पे भी और यहां पे भी। अब ये भी पॉसिबल है। इसी तरह 2-3 स्ट्रक्चर और भी आप अपनी मर्जी से बना लें, कोई भी पॉसिबिलिटी है। अब कौन सा एक्यूरेट होगा? ये भी बनता है, ये भी बनता है, 2-3 और भी बनते हैं। एक्यूरेट कौन सा होगा? फिर हम बेंड्स रूल के पास जाते हैं। वो कहता है कि अगर आपके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं ट्राइगोनल बाइपैरामिड कंपाउंड के अंदर, तो आपका एक्यूरेट स्ट्रक्चर ये है कि आप लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वेटोरियल पोजीशन पे होने चाहिए। ठीक हो गया। और एक बात याद रखें, इट्स नॉट ट्राइगोनल बाइपैरामिड। अब ये ट्राइगोनल बाइपैरामिड नहीं है, बल्कि इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज हो गया, ये टी शेप बन गया है। ठीक हो गया। इसको आप ट्राइगोनल बाइपैरामिड नहीं कहेंगे। इस रूल को पढ़ने का मकसद ही यही है कि हम बीइंग ए केमिस्ट उन गलतियों से निकल आए जो गलतियां नॉर्मली हम दोहरा रहे होते हैं और हमें पता भी नहीं होता। हम इसको भी ट्राइगोनल बाइपैरामिड कह दें और इसको भी ट्राइगोनल बाइपैरामिड कह दें, तो फिर क्या फायदा केमिस्ट्री का कि हम खुद को केमिस्ट भी कह रहे हो, हम कह रहे हो कि हमने रिएक्शन मैकेनिज्म भी पढ़े हैं और हमें बेसिक ज्योमेट्रीज का भी पता ना हो। ठीक हो गया। तो ये उसकी डेफिनेशन मैंने आपके सामने लिखी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट विल प्रेफर टू स्टे एट axial position, while lone pair, if lone pair present in a compound, it will prefer to stay at equatorial position in trigonal bipyramid compounds या उस टाइप के कंपाउंड्स के अंदर। जरूरी नहीं कि हर टाइम सेम ज्योमेट्री हो, लेकिन मिलती जुलती भी हो सकती है। ठीक हो गया। ये 2 बातें इसने कही थी। अब इस बात को आगे लेकर चलते हैं, ऐसा क्यों होता है कि ये एक्सियल पे ठहरना पसंद करते हैं और वो इक्वेटोरियल पोजीशन के ऊपर ठहरना पसंद करते हैं, इस चीज को हम समझते हैं। अच्छा भाई, एक तो ये हो गया। दूसरा, बेंड्स रूल सिर्फ इस चीज को एक्सप्लेन नहीं करता, बहुत सारी और भी एप्लीकेशंस है इसके। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूं कि मैं एक क्वेश्चन दे देता हूं कि हमारे पास एक कंपाउंड है N2O3 और दूसरा है N2O4। क्वेश्चन ये बन जाए कि भाई नाइट्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड लेंथ किसकी लंबी होगी? विच, ये है ना N2O3 और N2O4, इन दोनों कंपाउंड में, दोनों में नाइट्रोजन बॉन्ड बन रहा है। कौन सा कंपाउंड ऐसा है जिसमें नाइट्रोजन की बॉन्ड लेंथ जो है वो लंबी है, वो ज्यादा है? अब ये क्वेश्चन जब आता है, इस क्वेश्चन का आंसर हम कहां से लेंगे? अगेन हम बेंड्स रूल के पास जाएंगे। ये जवाब हमें बेंड्स रूल देगा, ये जवाब हमें बेंड्स रूल देगा, ये जवाब भी हमें बेंड्स रूल देगा। ये रूल कैसे हमें ये जवाब देगा? तो बड़ी सिंपल सी बात है, ये हमें देगा विद द हेल्प ऑफ परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर। ठीक है, एस करेक्टर की परसेंटेज हम फाइंड कर लेंगे, उसकी बिहाफ पे हम इसको बड़ी इजीली डिस्कस भी कर सकेंगे, हम उसको कंफर्म भी कर सकेंगे और हम आगे बता भी सकेंगे। परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर को फाइंड करने का फार्मूला क्या है? तो देखें, फार्मूला है cos थीटा इज इक्वल टू S अपॉन S-1, S अपॉन S-1। अब ये फार्मूला हम यूज करते हैं, लेकिन इससे पहले का एक स्टेप मैं करता हूं। बेसिकली मैं किस स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर रहा हूं? PCl3 एंड F2 के स्ट्रक्चर। इसके बाद 2-3 स्ट्रक्चर और भी एक्सप्लेन करूंगा, इन दोनों को भी एक्सप्लेन करूंगा, अब भी आंसर इनका आ जाएगा।
PCl3F2 में मैंने कहा कि फास्फोरस दरमियान में होता है, एक एक्सियल पोजीशन के ऊपर लगे होते हैं फ्लोरीन और इक्वेटोरियल पोजीशन के ऊपर लगे होते हैं क्लोरीन। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन बनती है sp3d। लेकिन इसको मैं ब्रेक कर देता हूं, स्प्लिट करके लिखता हूं। मैं क्या कहता हूं, मैं कहता हूं sp2dp। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसी को मैं यहां पे एक्सप्लेन करूंगा। मैं बता देता हूं sp2 में क्यों कह रहा हूं। देखिए हमें पता है जब आपके पास ट्राइएंगुलर स्ट्रक्चर बनते हैं नॉर्मली, जैसे PCl3 है, जैसे आपके पास PCl3 में फिर भी वो लोन पेयर की वजह से sp3 में चला जाता है, BF3 है, ट्राइगोनल स्ट्रक्चर जो आपके पास बनते हैं। PCl3 ट्राइगोनल स्ट्रक्चर नहीं है, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं, जैसे BF3 आपके पास बन जाता है। इनमें क्या होता है, इनमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। उस हाइब्रिडाइजेशन को जरा हम यहाँ पे कंफर्म करेंगे तो देखें यहाँ पे क्लोरीन और इनके क्लोरीन के दरमियान कितना एंगल बन रहा है, 120 डिग्री का। इसका और इसका कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का, क्योंकि ये प्लेन में पड़े हुए हैं और ऊपर जो पायरामिड है, जो एक्सियल है, वो इसके ऊपर ऐसे बिल्कुल पायरामिड की फॉर्म में, सतून की पिलर की फॉर्म में उसके ऊपर ठहरे हुए हैं। ठीक है, हम फाइंड करते हैं कि क्या ये बात मेरी ठीक है कि sp2 जो है वो इक्वेटोरियल के लिए है और dp मैं कहता हूं एक्सियल के लिए है। मैंने ये कहा कि जो हमारे पास इक्वेटोरियल पोजीशन पे एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, एटम्स पड़े हुए हैं, इनके साथ फास्फोरस का जो रिलेशन चल रहा है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन कंटेन कर रहे हैं, और जो ऊपर और नीचे खड़े हुए हैं अबव एंड बिलो द प्लेन है, उनका जो है वो डीपी हाइब्रिडाइजेशन के साथ वो चल रहे हैं। क्या ये बात मेरी ठीक है? तो इस बात को जरा चेक करते हैं। तो देखें पहले हम इसको चेक करते हैं 120 को। तो हमें पता है cos 120 इज इक्वल टू s डिवाइडेड बाई s माइनस 1। cos 120 कितने के बराबर होता है? cos 120 बराबर होता है -1/2 इज इक्वल टू s इंटू s माइनस 1। बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम क्या करेंगे, 1 के साथ जो चीज मल्टीप्लाई करती है वो वैसी की वैसी रह जाती है, तो हम लिख सकते हैं s माइनस 1 इज इक्वल टू 2s। ये ऊपर चला जाएगा, ठीक हो गया। अब देखें ये जो बाहर पड़ा हुआ है ये अंदर चला जाएगा, जो माइनस बाहर पड़ा है ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा -s प्लस 1 इज इक्वल टू 2s। अब ये यहाँ पे माइनस का है, ये इक्वलिटी की उस साइड पे जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा। तो मैं लिख सकता हूं 1 इज इक्वल टू 2s प्लस, इसको मैं 1s फिलहाल लिख रहा हूं, मतलब इसके साथ 1 तो है ना, हम शो नहीं करते लेकिन थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के लिए कि आसानी हो जाए। तो 1 इज इक्वल टू 2s प्लस 1s कितना हो जाएगा, 3s। हमारा सवाल क्या है, परसेंटेज ऑफ s करेक्टर हमने फाइंड करना है, तो s हमने फाइंड करना है। तो क्या कर लें, 3 को यहां से भी हमने इस 3 को यहां से हटाना है ना, तो यहां भी हम उसको क्या कर दें, डिवाइड कर दें, और यहां भी हम उसको डिवाइड कर दें, ये कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास आ जाएगा s इज इक्वल टू 1/3 विच इज 33। अगर हम इसकी परसेंटेज की तरफ इसको लेकर जाएंगे तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे जैसे एज यूजुअल होता है, तो ये हमारे पास बन जाएगा 33%। अब अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं हाइब्रिडाइजेशन की तरफ, हमने वहां पे पढ़ा हुआ है कि जब भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में s करेक्टर कितना होता है, 33.33% होता है कि नहीं होता। तो ये हमारे पास उसका करेक्टर हो गया, ठीक हो गया। तो ये हमारा पहला जवाब आ गया कि cos 120 की अगर हम बात करते हैं कि ये वाला हमारे पास 120 कंटेन कर रहा होता है और ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, तो यहां से हमें जवाब मिल गया। s करेक्टर 33% कौन से कंपाउंड्स में होता है, जब हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है, ठीक हो गया। उसके बाद हम ऊपर वाले को दोबारा चेक करते हैं। ये हमारे पास, इसको मैं साफ कर देता हूं। इसके बाद हमारा जो दूसरा है उसको हम चेक करते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू s इंटू s माइनस 1। अगेन यहाँ पे ये एंगल कितना है, 90, तो ये हो जाएगा cos 90 इज इक्वल टू s इंटू s माइनस 1। cos 90 कितने के बराबर होता है, 0 के बराबर होता है, s अपॉन s माइनस 1। तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप कर लें तो s इज इक्वल टू कितना आएगा, 0। तो इट्स मीन दैट जब आपके पास ट्राइगोनल बाइपिरामिड कंपाउंड में ये चीज ऐसे आ जाए 90 के एंगल पे, तो ये बात ठीक हो गई कि जो वो सिर्फ डीपी हाइब्रिडाइजेशन कंटेन कर रहा होता है उसमें s का करेक्टर नहीं होता। ओके, इतने तक बात की समझ आ गई। अब देखें
एस करेक्टर मौजूद है तो क्या है, एस करेक्टर मौजूद नहीं है तो क्यों नहीं है। अच्छा, यहां पे अब इस पॉइंट को उसी से हम वो करेंगे। याद रखें बच्चे, परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर जो होती है वो क्लोजनेस ऑफ न्यूक्लियस के डायरेक्ट रिलेटेड होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्लोजनेस ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। और जो पी परसेंटेज होती है, पी परसेंटेज, ये क्या होती है, अवे फ्रॉम न्यूक्लियस होती है। ये जितनी ज्यादा होगी चीज न्यूक्लियस से उतनी ज्यादा दूर होगी। अब जरा समझें इस पॉइंट को, मैं क्लियर करता हूं आपको। क्लोजनेस ऑफ न्यूक्लियस होने का मतलब है उस कंपाउंड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बढ़ जाना, उन ऑर्बिटल्स की रिपल्सिव प्रॉपर्टीज का इंक्रीज हो जाना ड्यू टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब एक सादी सी बात है, फ्लोरीन हमारे पास मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल के अंदर। अब अगर आप उससे जाकर पूछें कि आपको यहां से फास्फोरस कैसा नजर आ रहा है, तो उसको दिख रहा है कि मेरे पास तो एस का कोई करेक्टर ही नहीं है। तो एस करेक्टर नहीं है तो इट्स मीन दैट उसके लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी न होने के बराबर है, क्योंकि पी का मतलब है न्यूक्लियस से दूर चले जाना। और जब आप पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, बड़ी अर्ली स्टेजेस के अंदर पढ़ते हैं 9th 10th में, तो आप कहते होते हैं कि न्यूक्लियस से दूर जाने का मतलब होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज का कम हो जाना। ऐसा पढ़ते हैं ना हम, जब हम कहते हैं ग्रुप्स के अंदर जब हम मूव करते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो हमारे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज होती हैं वो मुसलसल कम होती जाती हैं। ओके, तो यहाँ पे भी वही बात है कि p% बढ़ती जा रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज कम होती जा रही हैं। अब इसको यहाँ से रिपल्जन बहुत कम मिल रही है, इसको रिपल्जन बिल्कुल। अब उसकी वजह क्या होती है, आप एक बात याद रखें, P का परसेंटेज का मतलब होता है जितनी ये ज्यादा होगी उतनी उसके अंदर थिननेस ज्यादा आएगी, उतना वो पतला होता जाएगा। तो याद रखें, ये वाली जो बॉन्ड लेंथ होती है, ये वाली बॉन्ड लेंथ ये ज्यादा होती है, और ये वाली जो बॉन्ड लेंथ होती है ये कम होती है। एक्यूरेट वैल्यूज भी हैं, लेकिन फिलहाल हमारा उनसे कोई काम नहीं है। हम पॉइंट को क्लियर करने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास ये जो एक्सियल पोजीशन वाला है ये थोड़ा सा दूर पड़ा हुआ है, एक्सियल पोजीशन वाला दूर पड़ा हुआ है एक्स, और यहाँ वाला जो है ये करीब पड़ा हुआ है। तो जाहिर है अब एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उसकी रिपल्जन तो ज्यादा होगी, तो अपनी रिपल्जन की वजह से थोड़ा सा दूर ठहरेगा कि अब उसको और धक्के न लगे। तो धक्के न लगे इस वजह से वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा दूर भी हो जाएगा, और इसीलिए वो प्रेफर करता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के वो एक्सियल पोजीशन पे रहे। ठीक हो गया, उम्मीद है आपको इस पॉइंट की समझ आ गई होगी। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। यहां पे मैंने इस कंपाउंड को हीट कर दिया। सवाल यह भी आ सकता है, मैं इस कंपाउंड को हीट करूंगा तो कौन सी गैस रिलीज होगी। जब मैं PCl5 को हीट करता हूं, PCl5, तो मुझे हीट करने पे मिलता है PCl3 एंड Cl2। अब तो ओके है, लेकिन जब इसको कंपाउंड को हीट करूंगा, यहाँ पे तो एक क्लोरीन भी है और फ्लोरीन भी है। तो याद रखें, जब ये न्यूक्लियस से, यानी कि न्यूक्लियस से मुराद यहाँ पे सेंट्रल एलिमेंट जो यहाँ पे मौजूद है, इस सेंट्रल एलिमेंट से ये दूर है और ये करीब है। परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर ज्यादा होती है तो क्लोजनेस ज्यादा होती है, परसेंटेज ऑफ पी करेक्टर ज्यादा होती है तो वो न्यूक्लियस से दूरी उसकी ज्यादा हो जाती है। और ऊपर वालों में सिर्फ और सिर्फ डी और पी है, वो दोनों दूरी वाले मामला चलाते हैं। तो ये क्या करेगा, न्यूक्लियस से या उस सेंट्रल एलिमेंट से दूर हो जाएगा। दूर होने की वजह से आप जब भी इसको हीट करेंगे तो आपको मिल जाएगा PCl3 एंड फ्लोरीन गैस वहां से रिलीज होगी। ठीक हो गया, तो एक्सियल पोजीशन वाले पहले उससे निकल जाएंगे। तो ये तो था ये वाला पॉइंट। अब उससे अगली बात हमारे पास, इस कंपाउंड को हमने समझ लिया। अब अगर लोन पेयर वाला मामला आ जाए तो लोन पेयर के लिए हम क्या करेंगे। तो लोन पेयर वाला एक कंपाउंड मैं ले लेता हूं, लाइक मेरे पास है SF4 ले लेता हूं। चले SF4 में लेता हूं, पहले भी मैंने कहीं ना कहीं लिखा हुआ था। अगर मैं SF4 लेता हूं तो उसमें क्या होगा, सल्फर के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और 4 उसके पास फ्लोरीन है। ठीक हो गया, ये 4 उसके पास फ्लोरीन है। इसको थोड़ा सा दूर करके लिखते हैं ताकि ऐसे शक्ल उसकी सही जरा बन जाए, ये वाला। ठीक हो गया, इस लोन पेयर की वजह से थोड़ा सा वो रिपेल हुए पड़े हैं, मतलब इतना ज्यादा ना करें, इस तरह यहाँ फ्लोरीन और यहाँ फ्लोरीन, तो ऐसे टी शेप बन जाए। ठीक हो गया ये। अब ये वाले जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये इसने कहा था कि इक्वेटोरियल पोजीशन पे रहें। ये इक्वेटोरियल पोजीशन पे क्यों रहें, इन पोजीशंस को अभी भी एक्सियल कहेंगे और इन पोजीशन को अभी भी
इक्वेटोरियल ही कहेंगे। अब ये क्यों चाहते हैं कि ये इक्वेटोरियल पोजीशन पे रहें? तो एक सादी सी बात है, इलेक्ट्रॉन क्या चाहता है कि वो कहाँ पे रहे? तो हर इलेक्ट्रॉन यही चाहता है कि वो न्यूक्लियस के करीब तरीन रहे। और हमने देखा कि ये जो इक्वेटोरियल पोजीशन होते हैं यहाँ पे 33% एस करेक्टर मौजूद होता है, और जो एक्सियल पोजीशन होते हैं वहां पे 0% एस करेक्टर हमें दिख रहा था। तो इट्स मीन दैट अगर ये इक्वेटोरियल पोजीशन पे रहेगा तो ये न्यूक्लियस के करीब रहेगा, क्योंकि परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्लोजनेस ऑफ न्यूक्लियस। तो इस वजह से ये इसके करीब रहते हैं। ठीक हो गया। अब ये तो हो गया बेंट्स रूल और उसकी ये वाली एप्लीकेशंस के ये इन कंपाउंड्स के अंदर। अब जरा आ जाते हैं इसकी तरफ। हमारे पास दो कंपाउंड्स हैं N2O3, मैं दोनों का स्ट्रक्चर बना लेता हूं, इसी को देखते हुए हम उसका जवाब लेंगे। नाइट्रोजन इंटू नाइट्रोजन, एक ये हो गया N2O3, ये N2O4 हो गया। दूसरा हमारे पास होगा N2 ये। अब अगर हम देखते हैं, क्वेश्चन ये था कि इनमें से किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। बेंट्स रूल ने हमें बताया था कि जहां पे आपके पास परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर ज्यादा होती है वहां पे लोन पेयर ठहरते हैं। अब अगर हम इसको देखें तो ये वाला जो पोर्शन है हमारे पास, इसका और इसका, ये दोनों सेम है। ठीक है, इसमें तो कोई मसला नहीं है, इसकी वजह से तो बॉन्ड लेंथ को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर हम इस पोजीशन की तरफ आते हैं तो यहां पे देखें कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, और यहाँ पे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो इस तरफ चला जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस तरफ जाएगा तो यहाँ पे चेंजेस आ जाएंगी। अब उसकी बजाय यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे हमारे पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है? परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर को अपनी तरफ लेकर आना, इक्वेटोरियल पोजीशन की तरफ लेकर जाना। तो परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर, परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर जो है यहाँ पे ज्यादा हो जाएगी। जब परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर ज्यादा हो जाएगी तो यहाँ वाली जो पोजीशन है इसके पास P% ज्यादा होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इस साइड पे एस करेक्टर का परसेंटेज ज्यादा जा चुका है। तो देखें बड़ी सिंपल सी बात है, हमने अभी कहा था परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर का मतलब होता है क्लोजनेस, और परसेंटेज ऑफ पी करेक्टर का मतलब होता है अवे फ्रॉम न्यूक्लियस। तो यहाँ पे अब परसेंटेज ऑफ पी करेक्टर ज्यादा हो रही है, यहाँ पे कोई ऐसा सच मामला नहीं चल रहा, यहाँ पे लोन पेयर नहीं है कि उसके हम कहें कि इस तरह परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर ज्यादा है, यहाँ पे सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैं। तो यहाँ से एस करेक्टर की परसेंटेज इस जगह पे ज्यादा होगी और यहाँ पे पी की ज्यादा हो जाएगी। तो जवाब क्या होगा कि बॉन्ड लेंथ जो है वो यहाँ पे ज्यादा होगी जहां पे आपके पास परसेंटेज ऑफ पी करेक्टर ज्यादा है। तो ये बात हमें किसने बताई? ये बात हमें बेंट्स रूल ने बताई थी। अच्छा, इसी तरह डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, डिफरेंट उनके स्ट्रक्चर्स हैं, डिफरेंट किस्म के हैं। अगर हमारे पास एक कंपाउंड आ जाता है ClF3, भाई इसकी ज्योमेट्री क्या होगी? इसकी ज्योमेट्री के लिए हमें क्या करना है? इसके पहले हाइब्रिडाइजेशन को हमने फाइंड करना होता है। तो हाइब्रिडाइजेशन में अगर आप देखें, क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फ्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? वो भी 7 होते हैं, लेकिन कितने फ्लोरीन है? 3 हैं, तो ये हो जाएंगे 21। तो 21 + 7 इट बिकम्स 28। हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है? 28/8। तो कितना आएगा? इसको डिवाइड करके देख लें, 3 और 24, और यहाँ पे बच गया 4। ये जो ऊपर आते होते हैं ये बॉन्ड पेयर्स हैं। ये कौन है? ये है बॉन्ड पेयर्स। नीचे जो आता है इसको 2 पे डिवाइड किया जाता है, तो ये क्या बनेगा? 2। तो इट्स मीन दैट यहां पे इस कंपाउंड के अंदर ClF3 के अंदर 3 बॉन्ड पेयर बनेंगे, 3 बॉन्ड पेयर्स बनेंगे, और 2 जो है वो लोन पेयर्स बनेंगे। ठीक है। अच्छा, अब आप दरमियान में क्लोरीन को लिख लें, दरमियान में आ जाएगा क्लोरीन, उसके साथ 2 लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर। और लोन पेयर के हवाले से बेंट्स रूल में ऑलरेडी बता चुका है कि वो प्रेफर करते हैं कि वो कहां पे रहे? इक्वेटोरियल पोजीशन के ऊपर। तो एक यहां पे आ गया
एक यहाँ पे आ गया, बाकी जो है आपके पास सारे फ्लोरीन आ जाएंगे इस टाइप पे, ठीक है। तो ये इस तरह, अब ये हमने कहां से पढ़ा ये चीज, तो ये हाइब्रिडाइजेशन हमने फाइंड कर ली, हमने उसकी बॉन्डिंग को देख लिया, हमने उनके लोन पेयर और बॉन्ड पेयर यहां से फाइंड किए, और करने के बाद हम बड़ी इजीली उनके अंदर शेप एंड स्ट्रक्चर्स के अंदर आ गए हैं। बाकी कुछ चीजें हैं वो मैं आपके साथ इंशाल्लाह नोट्स की फॉर्म में भी शेयर कर दूंगा। कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपने खुद हल करने होंगे, तो आप इस रूल को देखें, इस रूल के मुतालिक जो आपके एग्जांपल्स मैंने 2-3 करा दिए आप उनको देखें। इसके साथ अगर आपको लगता है कि कोई एग्जांपल्स हैं जो आप हल करने की कोशिश कर रहे हैं और वो आपसे हल नहीं हो रही, तो उसके हवाले से फिर आप लोग मुझसे पूछ लें, मैं आपको वो भी समझा दूंगा। तो एक बार समराइज कर देता हूं बेंट्स रूल को कि बेंट्स रूल क्या है। बेंट्स रूल यह कहता है कि आपके पास अगर ट्राइगोनल बाइपैरामिड कंपाउंड्स हैं, उन ट्राइगोनल बाइपैरामिड कंपाउंड्स के अंदर एक से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अटैच हैं, तो उन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की सेटिंग किस तरह होगी, उनको सेटलमेंट आपने क्या देनी होती है, किस तरह उनको मैनेज करना होता है। तो उसमें अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो भी है उसको एक्सियल पोजीशन पे लेकर जाएं, और जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको इक्वेटोरियल पोजीशन पे लेकर जाएं। एक्सियल पोजीशन पे क्यों लेकर जाएं? ताकि उसको रिपल्शन कम से कम फील हो, ताकि उसको जो सेंट्रल एलिमेंट है उसकी रिपल्सिव प्रॉपर्टीज इफेक्ट इतना ना करें। और इक्वेटोरियल पोजीशन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यों आते हैं? क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन चाहता है कि वो न्यूक्लियस के करीब तरीन रहे। तो जब इक्वेटोरियल पोजीशन की हमने परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर फाइंड किया, तो हमने देखा था कि इक्वेटोरियल पोजीशन पे परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर ज्यादा थी, और जो एक्सियल पोजीशन थे वहां पे परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर न होने के बराबर है और नहीं थी। ठीक हो गया। तो वो इलेक्ट्रॉन होते हैं, लोन पेयर्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो चाहते हैं कि वो न्यूक्लियस के करीब तरीन रहें। इसी के हवाले से मैंने आपको 1-2 एग्जांपल करा दी, 1-2 एग्जांपल्स आप लोग खुद करें, और इसमें मॉडिफिकेशंस ऑफ बेंट्स रूल भी है, तो वो भी मैं आपको इसके साथ करा देता हूं कि मॉडिफिकेशन ऑफ बेंट्स रूल क्या कहती है। इस डेफिनेशन में थोड़ी सी वो चेंज ले आता है, बाकी बातें सही हैं, बाकी बातें ठीक हैं, लेकिन एक चीज को वो चेंज कर देता है। और उसको वो किस तरह चेंज करता है? वो इस तरह चेंज करता है कि अगर आपके पास एक कंपाउंड है XeF माइनस, जीनान का कंपाउंड है जिसमें फ्लोरीन उसके साथ 5 अटैच हैं, इस कंपाउंड को अगर आप देखते हैं तो ये हमारे पास किस तरह बनता है? तो जीनान हमें पता है इसके पास 4 लोन पेयर ही हैं, क्योंकि ये अपना ऑक्टेट इसका कंप्लीट होता है। तो इसने 4 लोन पेयर में से एक फ्लोरीन यहाँ पे अटैच करा दिया, एक फ्लोरीन यहाँ पे अटैच करा दिया, ये यहाँ पे, और एक यहाँ पे। ठीक हो गया। और एक फ्लोरीन जिसका अपना ऑक्टेट कंप्लीट होता है वो विद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास आएगा और आकर अपना इलेक्ट्रॉन इसको देता है, और वो एनाइन की फॉर्म में आता है, इस वजह से इसके ऊपर हम XeF5 लगाते हैं। 2 इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रह गए। अब इसके स्ट्रक्चर के हवाले से जब हम देखते हैं तो हमें यहाँ पे हम इसकी हाइब्रिडाइजेशन को देखें, तो हाइब्रिडाइजेशन इसकी हमारे पास आती है sp3d3, और जब sp3d3 आती है तो इसका स्ट्रक्चर होना क्या चाहिए? इसका स्ट्रक्चर होना चाहिए पेंटागोनल बाइपैरामिड। ठीक है, मैं उसको शो करके दिखाता हूं आपको। लाइक हमारे पास इस टाइप का कोई स्ट्रक्चर बनना चाहिए कि दरमियान में जीनान, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन, और यहाँ पे फ्लोरीन, और यहाँ पे एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। तो देखें पहले हमने क्या कहा था कि हमारे पास जब भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आता है किसी कंपाउंड के अंदर, बेंट्स रूल ने कहा था कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहता है कि वो कहाँ पे रहे? इक्वेटोरियल पोजीशन पे। लेकिन इस कंपाउंड के अंदर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ पे लगा पड़ा है? ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लगा पड़ा है अपना एक्सियल पोजीशन के ऊपर। अब बात तो गलत हो गई। अब ये बात भी बेंट्स ने खुद बताई थी, उसी की अपने रूल की मॉडिफिकेशन भी उसने खुद की थी, लेकिन बात को आपने समझना है कि ये बात गलत नहीं थी, स्टेटमेंट की थोड़ी सी चेंजेस थी। अब उसने क्या कह दिया? पहले उसने कहा था लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेफर करते हैं कि वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे रहें। अब क्या कहेंगे? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेफर करते हैं कि वो वहां पे रहें जहां पे उनको मैक्सिमम स्पेस मिलती है। ठीक है, अल्फाज का तबादला है, बाकी स्टेटमेंट भी सेम, उसके अंदर मामलात भी सेम। क्योंकि देखें जब आपके पास PCl3 था या आपके पास SF4 था, तो उसमें भी क्या होता है कि यहाँ पे आपके पास
लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ रहे थे, यहाँ पे आएगा अगर इस तरह का होगा इक्वेटोरियल पोजीशन पे, क्योंकि यहाँ पे आपके पास डिफरेंट किस्म के कोई भी एलिमेंट आ सकते हैं। ये यहाँ पे क्यों रहेगा, उसने जब कहा कि वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे रहते हैं तो वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे क्यों रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे एंगल होता है 120 का, तो इट्स मीन दैट इस टाइम में यहाँ की स्पेस ज्यादा है, यहाँ की स्पेस ज्यादा है। अब वही बात उन्होंने दोबारा से की कि वो एक्सियल या इक्वेटोरियल कहाँ कहीं पे भी आ सकता है, शर्त यह है कि वहां पे स्पेस ज्यादा होनी चाहिए। तो याद रखें ये वाली जो जगह है ये 72 है, इसका एंगल है 72 डिग्री, और ये वाला जो है ये 90 डिग्री के ऊपर है। अब इसके अंदर एक स्पेशल स्ट्रक्चर की मॉडिफिकेशन है, स्ट्रक्चर के अंदर इसमें थोड़ा सा चेंज है, ये हमें दिखता है ऐसा है, लेकिन इसकी जो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री है, याद रखें जब हम मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री की बात करते हैं आपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को शो नहीं करना होता। तो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री अगर इसकी मैं बनाता हूं तो देखिए हमारे पास कौन सी ज्योमेट्री बनती है, जिनान, यहां पे फ्लोरीन, यहां पे फ्लोरीन, यहाँ फ्लोरीन, यहाँ फ्लोरीन, और ये यहाँ फ्लोरीन। तो ये हमें दिखती ऐसे है जैसे ट्राइगोनल बाई पायरामिड बन रही हो, लेकिन एक्चुअल में ये ऐसी नहीं होती, बल्कि ये पायरामिड के बजाय प्लेनर कंपाउंड बन जाता है। और ये बात किसने बताई, ये जब हम इसकी एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी करते हैं या हम इनकी एनएमआर स्टडीज करते हैं तो वहां से पता चलता है कि ये ऐसा नहीं होता, बल्कि ये प्लेनर हो जाता है, यानी कि ये वाला जो होते हैं हमारे पास ये सारे के सारे प्लेन में आ जाते हैं, इस टाइप के प्लेन के अंदर आ जाते हैं, और ये सारा पेंटागोनल प्लेनर बन जाता है। फिर वो पेंटागोनल बाई पायरामिड भी नहीं रहता, बल्कि पेंटागोनल प्लेनर बन जाता है, ना ट्राइगोनल बाई पायरामिड रहा ना पेंटागोनल बाई पायरामिड रहा, बल्कि ये पेंटागोनल प्लेनर बन गया है। और ये बात किसने बताई थी, ये बात अमेरिकन केमिकल सोसाइटी, ये जर्नल है अमेरिकन केमिकल सोसाइटी का, इन्होंने 1991 के अंदर ये बात बताई थी कि ये हमारे पास इस टाइप का कंपाउंड जो होते हैं ये इस तरह आते हैं, ठीक है। इनका गालबन वॉल्यूम नंबर जो है वो 1331 है, और शायद गलत हो, लेकिन मेरे ख्याल से इस पेजेस के दरमियान में ये इंफॉर्मेशन उन पे लिखी हुई है, सारी की सारी डिटेल उसमें ये आई हुई है। तो इट इज़ कॉल्ड मॉडिफिकेशन ऑफ बेंट्स रूल, के बेंट्स रूल ने जो कहा था कि हमेशा ही ऐसा होगा कि जो आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं वो अपने आप को प्रेफर करेंगे कि वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे रहें, और जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैं वो एक्सियल पोजीशन पे रहना चाहेंगे। तो वो चेंज हो गई, और अब उन्होंने ये कहा कि उसके लिए तो वही बात है जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, लेकिन जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उनके लिए उन्होंने इक्वेटोरियल की पोजीशन की शायद ख़त्म करके ये स्टेटमेंट दे दी कि वो वहाँ पे रहते हैं जहाँ पे स्पेस मैक्सिमम होती है। ज़रूरी नहीं कि वो हर टाइम वहीं पे रहें जहाँ पे इक्वेटोरियल पोजीशन हो, बल्कि वो वहां पे रहेंगे जहां की स्पेस मैक्सिमम हो। ठीक हो गया। इसी तरह एक और है कंपाउंड हमारे पास इसी बेंट्स रूल के अंदर, रिएक्शन इंटरमीडिएट जो होते हैं हमारे पास, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स जैसे रेडिकल होते हैं, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशंस आप लोग पढ़ते हैं, मिथाइलेशन पढ़ते हैं, हम अल्कोहल की भी करते हैं, हम अल्काइल की भी करते हैं, हम बेंजीन की भी करते हैं, डिफरेंट किस्म के जो अल्काइलेशंस हम करते हैं उसके अंदर कि आपके पास एक कंपाउंड है CH3 और एक कंपाउंड है CF3, दोनों रेडिकल्स हैं, दोनों में रेडिकल मौजूद है। इसकी हाइब्रिडाइजेशन जो है वो है sp2 और इसकी हाइब्रिडाइजेशन जो है वो है sp3। इसका स्ट्रक्चर जो है वो है ट्राइगोनल प्लेनर और इसका स्ट्रक्चर जो है वो है टेट्राहेड्रल। अब देखें जो CH3 है वो इस तरह का आ रहा है और यहाँ पे, लेकिन जो CF3 है वो क्या करता है, यहाँ लोन पेयर, यहाँ
यहाँ और ये, तो यहाँ पे सारे क्या आ जाते हैं, फ्लोरीन आ जाते हैं। अब ये इसने ऐसा क्यों किया, क्योंकि कोई भी जो आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो क्या चाहेगा, वो चाहेगा कि मेरी जो रिपल्जन है वो कम से कम हो, मुझे स्पेस ज्यादा से ज्यादा मिले। अब ये वाले जो फ्लोरीन है ये टेट्राहेड्रल की फॉर्म में है, तो इट्स मीन दैट ये एक दूसरे से प्लेन से निकले हुए हैं कि कोई किसी को इतना ज्यादा रिपेल नहीं कर सकेगा। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें तो वो एक ही प्लेन में रहेंगे, तो अब जाहिर है उसके पास एक ही रास्ता है, या तो sp2 में आए तो फिर उसको ट्राइगोनल में चलना पड़ेगा, या फिर वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में आएगा तो वो टेट्राहेड्रल में आएगा, उसको रिपल्सिव प्रॉपर्टीज कम फील होंगी, उसके ऊपर रिपल्जन कम होगी। तो ये भी इसी की एप्लीकेशंस है और इस तरह की बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। तो आप लोग थोड़ा सा इसको खुद भी स्टडी करें, और अगर आपको इसमें कुछ पूछना हो तो आप मुझसे पूछें, इन एग्जांपल्स को खुद भी घर में करने की कोशिश करें, इस फार्मूले के साथ करें। इसके बाद भी अगर कोई बात हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।